हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं व्यावसायिक संगठन की क्लास को करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में मैंने आप लोगों को लिख रखा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग क्लास करने वाले हैं। और ये जो क्लास है वो आप लोगों की बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी काम आने वाली है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैंने कई क्लासों को प्रारंभ किया है और अच्छी तरीके से हम लोग प्रॉपर क्लासों को कर रहे हैं। व्यावसायिक संगठन की अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी सभी की मैंने आप लोगों को बात अच्छी तरीके से आप लोगों को बताई हुई है। अगर हम लोग आज की बात करने वाले हैं तो व्यावसायिक संगठन की क्लास रहने वाली है। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं तो एकाकी स्वामित्व के दोष और उनके महत्व को हम लोग देखने वाले हैं। सामाजिक महत्व क्या क्या हैं उनके। और ये क्लास जो है, ये क्लास नंबर हम लोगों की 13 नंबर हम लोग कर चुके हैं। ये हम लोगों की 14 नंबर की क्लास रहने वाली है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन क्लासों को जरूर देखिए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं और अच्छी तरीके से तैयारी अगर करनी है तो आप लोग अभी से जुट जाइए। अगर हम लोग बात करते हैं पिछली क्लास में कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या किया था, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अगर हम लोग बात करते हैं तो एकाकी स्वामित्व को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से क्लासों को किया था। एकाकी स्वामित्व के लक्षण की बात करते हैं या फिर विशेषताओं की बात करते हैं, एक ही बात है। तो एकाकी स्वामित्व के लक्षण जो होते हैं वो प्राचीन एवं सरल रूप होना चाहिए। एकाकी स्वामित्व, एकाकी व्यापार में केवल एक व्यक्ति ही जो स्वामी होता है वही उसका स्वामी होता है। उसके बाद वैधानिक औपचारिकताएं इसमें होती हैं नहीं होती हैं। प्रारंभ तथा अंत करने में सुविधा होती है। पूंजी पर एकाधिपत्य होता है और एकाकी नियंत्रण एवं प्रबंध होता है। और असीमित उत्तरदायित्व होते हैं, सीमित कार्यक्षेत्र होते हैं और व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता होती है। व्यवसाय के विकास में विस्तार की स्वतंत्रता होती है। व्यावसायिक इकाइयों में स्वतंत्रता होती है और व्यवसाय तथा स्वामी में अभिन्नता होती है। मतलब इन प्रकार के, ये सभी के प्रकार के मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से पहले ही बताए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर अब बताने चले गए तो हम लोगों को टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और इस क्लास में भी उस क्लास में फ़ायदा क्या है तो आप लोग उनको देख लीजिए, मैंने आप लोगों को डाल दी है क्लासें। अगर हम लोग बात करते हैं एकाकी स्वामित्व के लाभ क्या है, तो एकाकी स्वामित्व के लाभ या महत्व के बारे में बात करते वाले हैं। तो स्थापना संबंधी लाभ हम लोगों के कौन से हैं, तो स्थापना संबंधी जो लाभ हैं वो सुगम प्रारंभ एवं संपादन करना, तो इन प्रकार के लाभ आप लोगों को देखने वाले हैं। प्रबंध संबंधी लाभ होते हैं, आर्थिक या वित्तीय लाभ होते हैं और हम लोगों के सामाजिक लाभ या उपयोगिता होती है। तो इस प्रकार के लाभ, ये सारे के सारे लाभ मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताए हुए हैं। और इन लाभों के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं उनको भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। अगर हम लोग आज की क्लास की बात करते हैं तो आज की क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को पहले ही लिख रखा है कि एकाकी स्वामित्व के हम लोग दोष करने वाले हैं। दोष क्या क्या हैं और इनकी हानियां बात करते हैं कि दोष या हानियां एक ही बात होती हैं। तो सबसे पहला, अगर हम लोग पहले नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर दोष लिखा हुआ है कि आर्थिक दोष। आर्थिक दोष का मतलब होता है इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। अब इकोनॉमिक डिसएडवांटेज क्या क्या हैं उनके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से आप लोगों को पीपीटी बनाई हुई है कि जिससे आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें जो आर्थिक दोष है, आर्थिक दोष मतलब इसमें सबसे पहले जो है तो इसमें लिखा हुआ है कि असीमित दायित्व होता है। एक होता है सीमित दायित्व, एक होता है सीमित दायित्व, सीमित दायित्व होता है और एक होता है असीमित दायित्व। तो इसका जो दायित्व होता है, इसमें जो स्वामी होता है उसका दायित्व कैसा होता है, उसका दायित्व असीमित होता है। तो असीमित अगर हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय का सबसे बड़ा दोष उसका जो अस्तित्व, जो असीमित दायित्व का होना, असीमित दायित्व का होना, क्योंकि सामान्यतः यह ऐसा नहीं कर सकता, वह ऐसा नहीं कर सकता कि कुल पूंजी जो व्यवसाय में विनियोजित कर दी है और शेष अपने पास अलग रख ले। एकाकी व्यापारी का असीमित दायित्व उसे अधिक जोखिम वाले व्यवसाय हाथ में लेने में हतोत्साहित करता है, क्योंकि समस्त हानि को सहने और ऋण चुकाने का जो दायित्व होता है वो उसी के ऊपर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं एक लाइन की, अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग इसमें अगर दूसरे शब्दों की बात करते हैं, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये शब्द हो सकता है आप लोगों को कठिन लगते हैं, दूसरे शब्दों में कि एकाकी स्वामी, एकाकी व्यापारी के द्वारा पूंजी
स्वयं लगाई जाती है, स्वयं पूंजी लगाई जाती है, स्वयं पूंजी लगाई जाती है और लाभ और लाभ और लाभ स्वयं ही प्राप्त किया जाता है, स्वयं ही प्राप्त किया जाता है। और अगर व्यवसाय में हानि होती है या ऋण चुकाने की बात आती है, ऋण चुकाने की बात आती है तो ये काम किसको करना पड़ेगा? तो ये काम एकाकी व्यापारी को करना पड़ेगा। तो यही बात लिखी हुई है कि यहाँ पर असीमित दायित्व होता है कि पता नहीं कल कितना दायित्व आ जाए, कि पता नहीं कल कितनी हानि हो जाए, तो ये पूरी की पूरी हानि उस व्यापारी को अकेले ही देनी होगी, क्योंकि लाभ जब अकेले प्राप्त करोगे तो हानि या फिर ऋण भी अकेले ही चुकाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा इसका दोष होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, सीमित पूंजी होती है। सीमित पूंजी मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति की बात करते हैं। एक व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो वो कितनी पूंजी लगाएगा? वो अपने हिसाब से ही पूंजी लगाएगा। और एक व्यक्ति अगर अपने हिसाब से पूंजी लगाएगा तो वो पूंजी सीमित होती है, वहाँ पर पूंजी सीमित होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो संस्था की पूंजी प्रायः एकाकी स्वामी के निजी कोषों तथा उसे मिल सकने वाले ऋण तक सीमित हो रहती है। चूँकि एक बृहद उपक्रम की स्थापना और उसके संचालन के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बड़े पैमाने के लिए व्यवसाय प्रायः एकाकी धनराशि की सामर्थ्य के परे होता है। मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एकाकी व्यापारी में जो पूंजी लगाई जाती है वो सीमित होती है। उसका रीज़न ये है कि स्वामी जो होता है उसमें एक होता है, और एक स्वामी अगर बात करते हैं तो एकाकी स्वामी के द्वारा अपने निजी कोष होंगे, उसके पास कुछ पैसा रखा होगा और हो सकता है उसे कुछ बाहर से ऋण मिल जाए, तो वहीं तक वो सीमित रहती है पूंजी। अगर उसे बड़ा व्यापार करना है, बड़े व्यापार के लिए बड़ी पूंजी चाहिए होती है, तो उस प्रकार के व्यवसाय के लिए एकाकी व्यापार सही नहीं होता है, सामर्थ्य के परे होता है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट दोस्त की बात करते हैं तो यहाँ पर सीमित ख्याति होती है। सीमित ख्याति का मतलब होता है जो गुडविल होती है वो एक व्यापारी की अपनी हिसाब से ही होती है। तो एकाकी होने के कारण व्यापारी की ख्याति भी सीमित रह जाती है और परिणामतः साख प्राप्त करने की क्षमता भी सीमित रहती है। क्योंकि एक व्यक्ति को, जैसे मान लो कि अगर हम लोग बात करते हैं साझेदारी की, तो साझेदारी में 2 व्यक्ति हो जाते हैं, 4 व्यक्ति हो जाते हैं, तो उन चारों व्यक्तियों की अलग अलग ख्याति होगी। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति अकेला होता है तो उसकी ख्याति उसी की तक सीमित रहती है, तो इसीलिए उसकी क्षमता भी, साख प्राप्त करने की जो क्षमता होती है वो भी सीमित रहती है। एक दोष ये भी है, तो इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। अगर हम लोग आर्थिक दोष की बात करते हैं तो आर्थिक दोष में हम लोगों ने सबसे पहले समझा था असीमित दायित्व होता है कि पता नहीं कब कितना रुपए देना पड़ जाए, असीमित दायित्व होता है। लेकिन सीमित पूंजी होती है, ये भी एक दोष है। मान लो बड़ा व्यापार करना है लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि पूंजी कैसी है? सीमित है, सीमित पूंजी है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो सीमित साख भी है, सीमित क्षमता की बात करते हैं, सीमित साख भी है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने हिसाब से ही अपनी ही ख्याति को यूज करेगा। तो ये तीनों के तीनों दोष हम लोग आर्थिक दोष में रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं प्रबंध संबंधी दोष, और प्रबंध संबंधी दोष में सबसे पहला दोष लिखा हुआ है कि सीमित प्रबंध चातुर्य। अगर हम लोग प्रबंध की बात करते हैं तो एक व्यक्ति अकेला खुद ही सारा का सारा काम करता है, वही स्वामी होता है, वही प्रबंधक होता है, वही कर्मचारी होता है। तो सारे के सारे काम जब वो स्वयं करता है तो यहाँ पर सीमित प्रबंध चातुर्य होगा। क्योंकि अगर हम लोग कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग प्रबंधक होते हैं, हर एक व्यक्ति अलग अलग काम करता है। प्रबंध में भी बहुत से लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो है सीमित प्रबंध होता है, तो एक अकेले व्यक्ति की निर्णय शक्ति जो होती है और विवेक, वृद्धि और प्रबंध क्षमता प्रायः सीमित होती है, जिस कारण व्यापार का एक सीमा से अधिक विस्तार करना संभव नहीं होता है।
यह सत्य है कि वह अपनी इच्छानुसार अनेक कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है। मतलब वो रखना चाहता है तो रख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसे बदले में पैसे भी देने पड़ेंगे। और कर्मचारियों को जब पैसे देने पड़ेंगे तो यहाँ पर स्रोत तो हम लोग देखेंगे, अगर मेरे पास पैसे का स्रोत अधिक है तो हम लोग कर्मचारी भी रख सकते हैं। और बहुत से ऐसे व्यापार हैं भारत में जो एकाकी व्यापारी तो हैं, लेकिन उनकी जो प्रबंध के जो हैं उनमें जो कर्मचारी हैं वो बहुत से हैं। प्रबंध संबंधी दोस्त में अगर हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट दोस्त जो लिखा हुआ है जल्द काम शैतान का, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जल्दी का काम अगर करते हैं, मान लो एकाकी व्यापारी है और वो सोचता है कि अरे ये काम करना है, हमें जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हमें खुद ही करना पड़ेगा, तो जल्दी का काम यहाँ पर कहा गया है शैतान का होता है। और मान लो जल्दबाजी अगर करते हैं, अगर कोई ध्यान से अगर हम निर्णय नहीं लेते हैं तो हमें हो सकता है वहाँ पर लॉस भी हो जाए, क्योंकि सारे के सारे निर्णय जब हमें स्वयं ही करने हैं तो हो सकता है कुछ निर्णय जल्दबाजी में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यद्यपि एकाकी व्यापारी शीघ्र निर्णय कर सकता है। एक बात यहाँ पर लाभ भी ये भी है कि एकाकी व्यापारी शीघ्र निर्णय कर सकता है, लेकिन किंतु संभव यह है कि अन्य लोगों की सलाह के अभाव में उसका शीघ्रता से किया गया निर्णय समस्त व्यापार के अंत का कारण भी बन सकता है। अगर आप लोग एक ये कहते हैं कि एक लाभ है कि हम लोग शीघ्र निर्णय ले सकते हैं, एकाकी व्यापारी जो है वो शीघ्र निर्णय ले सकता है, तो लाभ है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि एक समय पे एक, जैसे मान लो कि हर समय ये नहीं होता है कि समय अच्छा ही हो, कभी कभी हो सकता है कि समय खराब भी हो सकता है, और जो आपने निर्णय लिया हो वो गलत पक्ष में चला जाने से हो सकता है व्यापार का अंत भी बन सकता है। तो एक दोष ये भी है कि सलाह मशवरा करने से थोड़ा सा हो सकता है कि सलाह मशवरा करें तो लोग हमें सजेशन दें, तो हो सकता है वो जो निर्णय हम ले रहे थे वो गलत साबित हो जाए। लेकिन एकाकी व्यापारी में क्या होता है कि एकाकी व्यापारी में एक व्यक्ति होता है तो उसे किसी से पूछना नहीं पड़ता और वो हो सकता है कुछ निर्णय गलत ले ले। तो एक दोष ये भी है इसका, जल्द काम शैतान का। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट दोष की, अनुपस्थिति या अस्वस्थता की दशा में क्षति। मान लो एकाकी व्यापारी है, जब उसे सारे के सारे काम खुद ही करने हैं और मान लो वो अनुपस्थित है, मान लो कहीं चला गया, वो कहीं मान लो कोई रिश्तेदारी में चला गया, या फिर मान लो वो बीमारी में कहीं अस्पताल में है, तो अगर वो अस्पताल में है तो उसका व्यापार बंद रहेगा, और व्यापार जब बंद रहेगा तो उसे लॉस होगा, और लॉस होगा तो यहाँ पर अनुपस्थिति में उसे क्षति होगी। एक दोष ये भी है। तो व्यापार की जो सफलता है वो स्वामी की उपस्थिति एवं उसकी व्यक्तिगत देख रेख पर निर्भर करती है। मान लो आपने कर्मचारी भी रखा है तो वो चोरी चकारी भी कर सकता है, हो सकता है वो इतनी ध्यान से ना काम करे जितनी ध्यान से आप काम करते हैं। तो अतएव यदि किसी निजी कार्यवश या अस्वस्थता के कारण वह व्यवसाय में अनुपस्थित रहे तो सारा कार्य कर्मचारियों के हाथ में छोड़ना पड़ता है या व्यापार को बंद करना पड़ता है, जो प्रायः उचित नहीं होता है। सारा का सारा काम अगर हम कर्मचारियों से कराएंगे तो हो सकता है कोई कर्मचारी गलत भी काम कर दे। तो ये क्या होता है, ये भी एक दोष है। और उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं अन्य दोष की, अन्य दोष में हम लोग पढ़ने वाले हैं अस्थायी अस्तित्व होता है इसका। अस्थायी अस्तित्व का मतलब विलियम आर बेसेंट के अनुसार एकाकी स्वामित्व में कोई स्थायित्व नहीं होता है, क्योंकि यदि व्यवसाय का स्वामी कहीं चला जाता है अथवा अस्वस्थ हो जाता है तो व्यवसाय ही उसका समाप्त हो जाता है, अतः उसका पुनर्निर्माण करना पड़ता है। उसे पुनः निर्माण करना पड़ता है। अगर मान लो दोबारा से रीडेवलप करना है तो उसे खुद बनाना पड़ेगा व्यवसाय। तो एक दोष ये भी है इसका कि अस्थायी अस्तित्व होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बृहद व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त है, मतलब बड़े व्यवसाय के लिए जो एकाकी व्यापार है वो अनुपयुक्त माना गया है, क्योंकि एक व्यक्ति कहाँ कहाँ कितना देखेगा ये कहा गया है, और कर्मचारियों पर हर काम नहीं सौंप सकते। तो जैसे ही उपक्रम बड़ा हो जाता है एकाकी स्वामित्व का प्रारूप अनुपयुक्त हो जाता है, क्योंकि इसके उपलब्ध साधन एवं सामर्थ्य बड़े आकार की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहती हैं। और लास्ट दोष ये लिखा हुआ है कि सीमित व्यापार क्षेत्र, इसका जो व्यापार क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। एकाकी व्यवसाय केवल उन व्यापारों के लिए उपयुक्त है जिन्हें कम मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और जिन्हें व्यक्तिगत देखरेख में महत्वपूर्ण होती है। जिन्हें व्यक्तिगत देखरेख हम कर सकते हैं उन व्यवसायों को हम लोग एकाकी व्यापार में रख सकते हैं। तो ये 3 दोष मैंने आप लोगों को बताए हैं। एक दोष है हम लोगों का आर्थिक दोष। आर्थिक दोष है। एक है हम लोगों का प्रबंधकीय दोष।
प्रबंधकीय दोष, और एक है हम लोगों का अन्य दोष। तो ये 3 प्रकार के दोष हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखे। अच्छी तरीके से देखने का मतलब होता है कि हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा और इनको अच्छी तरीके से आप लोग 2-4 दोष अगर कर भी जाते हैं और 2-4 दोष अगर स्किप भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, अगर हम लोग रिकॉल करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा आर्थिक दोष। आर्थिक दोष में हम लोगों की सीमित दायित्व होता है, सीमित पूंजी होती है और सीमित ख्याति होती है। प्रबंधकीय दोष में अगर हम लोग बात करते हैं तो सीमित प्रबंध चातुर्य होता है, जल्द काम शैतान का होता है, अनुपस्थिति में हम लोगों को क्षति होती है। और अन्य दोष में हम लोग बात करते हैं तो अस्थायी अस्तित्व होता है, बृहद व्यवसायों के लिए, बड़े व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त होता है और सीमित व्यापार क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार के दोष हम लोगों के उचित दोष में आ जाते हैं, अन्य दोष में आ जाते हैं। अगर हम लोग बात करने वाले हैं और नेक्स्ट में हम लोगों का लिखा हुआ है कि एकाकी स्वामित्व का सामाजिक महत्व। एकाकी व्यवसाय का जो सामाजिक महत्व है वो क्या है, कि इसका सामाजिक महत्व क्या है, समाज के हिसाब से इसका महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि थ्योरी में आप लोग हो सकता है थ्योरी आप लोगों को अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन मानते हैं, लेकिन नंबर इसमें भी आते हैं, इसको भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज इसमें भी शामिल होती है। आर्थिक विकेंद्रीकरण में अगर हम लोग सहायक की बात करते हैं तो महत्व की बात करते हैं तो आर्थिक विकेंद्रीकरण में ये सहायक होती है। आर्थिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है यहाँ पर कि एकाकी स्वामित्व प्रणाली के कारण राष्ट्र की संपत्ति कुछ धनिक पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित होने से बचती है, जिससे देश में आर्थिक विकेंद्रीकरण होता है। मतलब यहाँ पर समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर सभी कंपनियों में मान लो कि कोई व्यक्ति है और अगर एकाकी व्यापार हम लोग नहीं करेंगे तो अलग अलग व्यक्ति काम जब करेंगे ना तो सभी लोगों के पास पैसे पहुँचेंगे। और अगर कुछ धनी व्यक्तियों के हाथों में अगर हम लोग पूंजीपतियों की बात करेंगे तो वहाँ पर पैसा एक ही जगह पर जाता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर फिर केंद्रीकरण हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे विकेंद्रीकरण होता है, आर्थिक विकेंद्रीकरण में सहायक होती है, क्योंकि हम लोग पैसे को बांटते हैं। एकाकी व्यापारी क्या होता है कि अलग अलग व्यापार करने से वैसा बढ़ता है, ठीक है। और अगर एक ही व्यक्ति जो है वो सारा का सारा सभी काम करेगा तो उसी के पास सारा का सारा पैसा पहुंचेगा, तो वो पूंजीपति कहलाएगा। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि रोजगार को बढ़ावा। इसमें क्या होता है कि इससे रोजगार भी मिलता है। मान लो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और हमें फिर कर्मचारी की ज़रूरत है, हमारा व्यवसाय बढ़ गया तो हमें कर्मचारी की ज़रूरत है। हम 2 कर्मचारी 3 कर्मचारी रखेंगे, ठीक है, उनकी देखरेख करेंगे, अपने व्यवसाय की देखरेख करेंगे। तो हमें क्या होगा कि हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे, और रोजगार प्रोवाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा कि रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है, देखो छोटे से छोटा व्यवसाय पे स्टार्ट करने के लिए आजकल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। ये व्यक्ति छोटा मोटा व्यापार चलाकर अपनी आजीविका कमा सकते हैं। एकाकी व्यापार उन्हें यह अवसर प्रदान करता है तथा रोजगार को बढ़ावा देता है, क्योंकि अगर बेरोजगार हम लोग पड़े रहेंगे, मान लो नौकरी के पीछे भागते रहेंगे, तो हम लोगों को सरकार के पास नौकरियां कम है और व्यक्ति ज़्यादा हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एकाकी व्यापार अपना खोल लेते हैं, जिससे अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इनका एक महत्व है कि रोजगार में बढ़ावा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि बड़े व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि बड़े व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण की बात करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति प्रारंभ से ही बड़ा व्यवसाय नहीं चला सकता, क्योंकि उसे सबसे पहले छोटे व्यवसाय से स्टार्ट करना होगा। फिर धीरे धीरे करके उसे जोखिम लेने की जब क्षमता विकसित हो जाएगी तो वो बड़े व्यवसाय भी कर सकता है। तो एक प्रशिक्षण के रूप में हम लोग बात करते हैं, एकाकी व्यवसाय एक प्रशिक्षण के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके लिए उसे व्यवसाय के संचालन में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। छोटे व्यवसाय संचालन से प्रशिक्षण अवसर प्रदान करते हैं। तो छोटे व्यवसाय होते हैं उसे संचालन में प्रशिक्षण अवसर प्रदान करते हैं। मान लो हम लोगों को कोई चीज़ चलानी है तो सबसे पहले, अगर मान लो मोटरसाइकिल चलानी है, सबसे पहले हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोगों को व्यवसाय अच्छी तरीके से करना है और व्यवसाय में सफल होना है तो सबसे पहले एकाकी व्यापार छोटे से व्यवसाय से शुरू करना होगा। यही बात लिखी हुई है कि ये प्रशिक्षण प्रदान करता है, एकाकी व्यापार बड़े व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रतियोगिता को बढ़ावा।
इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यवसाय में अनेक एकाकी संगठन बन जाते हैं। जैसे ही मोहल्ले में कई किराने की दुकानें होती हैं, उनमें आपस में कंपटीशन होता है तो प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है। एकाकी व्यापार में क्या होता है कि मान लो कि अगर हम एक मोहल्ले में एक दुकान है तो वो अपने रेट अलग से देता है, मतलब अलग ही उसके रेट होते हैं। और जब बहुत सी दुकानें 3-4 दुकानें हो जाती हैं तो वो सही वस्तु मतलब सही मूल्य पर देने लगता है। फिर वो मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम लोगों को ज़्यादा रेट लेगा तो हम लोग दूसरी दुकान पर चले जाएंगे। तो इससे पारस्परिक प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलता है तथा वस्तु उचित मूल्य पर अच्छी किस्म पर मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, और ये हम लोगों का आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है कि व्यवसाय के व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है। इसमें इस संगठन के फलस्वरूप व्यवसाय के व्यक्तिगत गुणों का भी विकास होता है। उसमें आत्मविश्वास, लगन, व्यवहार, कुशलता आदि गुणों का संपूर्ण समावेश हो जाता है। तो ये पॉइंट जो लिखे हुए हैं, इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि एकाकी स्वामित्व का सामाजिक महत्व क्या है। तो इसमें क्या होता है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण में सहायक होती हैं, क्योंकि हम लोग जब सभी लोग व्यवसाय करेंगे तो पैसा सभी के पास पहुंचेगा, एक व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगा। और दूसरा है कि रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा है बड़े व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण के रूप में हम लोग बात कर सकते हैं। और चौथा है प्रतियोगिता को भी बढ़ावा मिलता है और हमें वस्तु अच्छे मूल्य पर और अच्छी किस्म पर मिलती है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्यवसाय के व्यक्तिगत गुणों का इसमें विकास होता है। तो मैंने आप लोगों को एकाकी व्यापार के बारे में पूरी की पूरी बातें, सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताई। एकाकी व्यापार का अर्थ क्या होता है, एकाकी व्यापार के उद्देश्य क्या होते हैं, एकाकी व्यापार के हम लोगों ने महत्व पढ़े, हम लोगों ने एकाकी व्यापार के दोष पढ़े, हम लोगों ने हानियाँ पढ़ी। अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद हम लोगों ने एकाकी व्यापार को पूरा कर लिया है। अगर आप लोगों से एग्जाम में अगर कहीं से भी एकाकी व्यापार के बारे में पूछा जाता है, लक्षण के बारे में पूछा जाता है, या विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है, या महत्व के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छी तरीके से बता सकते हैं। दोष भी मैंने आप लोगों को बता दिए कि दोष 3 प्रकार के होते हैं। आर्थिक दोष होता है, प्रबंधकीय दोष होता है और अन्य दोष होते हैं। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने इनके कार्य भी बताए आप लोगों को, इनके कार्य किस में होते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आप लोगों की क्लास आज कराई हुई है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 15वीं क्लास में साझेदारी को। और साझेदारी इसका एक व्यावसायिक संगठन का नेक्स्ट प्रारूप है साझेदारी। साझेदारी पार्टनरशिप जिसे बोलते हैं, और पार्टनरशिप और एकाकी व्यापार में अंतर भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार मैंने पहले ही बना दिया है आप लोगों के लिए वीडियो, और मैंने क्वेश्चन ही साथ में दिखाए हुए हैं आप लोगों को कोई परेशानी की बात नहीं होगी। आप लोग बस अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए और एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बीकॉम की ऑल सेमेस्टर की क्लासें यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।